Assalamu alaikum dear students, welcome back to the online revision capsule course. This is your Asif sir from the Department of Physics at Sky Classes. तो बेटा you might remember कल जो मैंने chapter start किया था that was properties of bulk matter and in this very chapter जो पहली चीज डिस्कस हुई थी that was solid mechanics. तो आज बेटा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं that is fluid mechanics. So let us see what are those questions which are very much important from board point of view. So the very first question regarding this fluid mechanics is state Archimedes principle and hence define buoyant force. The second one is Stokes law define karna hai. Question number third is discuss terminal velocity and derive an expression for it. And finally the question number 4 is define streamline flow, turbulent flow, Reynolds number and critical velocity. So inshallah आज ये questions हम discuss करने जा रहे हैं. So basically हम इस Archimedes principle को समझने के लिए पहले मैं बेटा आपको एक simple सी definition देना चाहता हूं fluid के बारे में बेटा. Because this is very important, it is very much important to know that what fluid is. As far as physics is concerned, या हम कह सकते हैं कि अगर आप फिजिक्स के पर्सपेक्ट में फ्लूइड की डेफिनेशन समझना चाहते हो तो याद रखोगे बेटा, फ्लूइड एक ऐसा सबस्टेंस है जिस पे आप अगर नॉर्मल फोर्स डाल रहे हो, यानी कि ये बेटा फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड लेट अस सपोज इट इज एट रेस्ट. नाउ अगर आप इस फ्लूइड पे बेटा नॉर्मली कोई फोर्स डाल रहे हो तो बेटा क्या हो रहा है, इस फ्लूइड में प्रेशर डेवलप होता है एंड हेंस ये इस नॉर्मल फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है बेटा. सो फ्लूइड वो सबस्टेंस है जो नॉर्मल फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि जब भी आप उस फ्लूइड पे नॉर्मली कोई फोर्स डालोगे तो वो रेजिस्ट करेगा. लेकिन बेटा अगर आप इस फ्लूइड को पैरेलल या टेंजेंशियली कोई फोर्स दोगे तो बेटा वो उसको रेजिस्ट नहीं करेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लूइड एक ऐसा सबस्टेंस है जो नॉर्मल फोर्स को रेजिस्ट कर पाता है बट इट फेल्स टू रेजिस्ट द टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स को ये विथस्टैंड नहीं कर पाता है, रेजिस्ट नहीं कर पाता है. तो बेटा क्या होगा, जब ये फ्लूइड है मैं इसको टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ये फ्लूइड इस फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता है, तो उससे क्या होगा, दिस फ्लूइड विल बिगिन टू फ्लो. क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लूइड एक ऐसा सबस्टेंस है विच फेल्स टू रेजिस्ट द टेंजेंशियल फोर्स. फ्लूइड एक ऐसा सबस्टेंस है जो टेंजेंशियल फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता है और उसकी वजह से बेटा वो फ्लूइड फ्लो करता है and that fluid begins to flow. So let me write down the basic definition of the fluid. So fluid is a substance which fails to resist tangential force and hence begins to flow. So please remember, आपने एक और डेफिनेशन भी सुनी होगी, फ्लूइड वो सबस्टेंस है विच बिगिन्स टू फ्लो व्हेन ए टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड. बेटा सॉलिड्स में आपने देखा फ्लूइड
ये सॉलिड जो है वो लीनियर फोर्स को भी, नॉर्मल फोर्स को भी रेजिस्ट करता है और टेंजेंशियल फोर्स को भी रेजिस्ट करता है। लेकिन बेटा फ्लूइड में ऐसा नहीं है। फ्लूइड नॉर्मल फोर्स को रेजिस्ट कर पाता है लेकिन टेंजेंशियल फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता है। क्लियर? लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल and hence define buoyant force. So let me discuss it. Beta, what do you mean by Archimedes principle? बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बीकर है and inside the beaker we have a fluid. Okay, now इस फ्लूइड में बेटा मैंने क्या किया है, मैंने एक बॉल इमर्स की है. ओके, ये बॉल एक है बेटा. ओके, नाउ अब जब मैं ये बॉल इस फ्लूइड में डाल रहा हूं तो बेटा ये बॉल इस फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है. सो व्हाट डज दैट मीन? व्हेन दिस बॉल इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस ए फ्लूइड. ये उस फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है. क्यों? अरे लॉजिकल बात है, जब कोई बॉडी फ्लूइड में डालोगे उस बॉडी को अपनी जगह चाहिए ना, तो वो उस पानी को डिस्प्लेस करेगा. तो यहां पर एक मसला आता है कि जब ये फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है, जैसे मैंने एक बॉल लाई उसको पानी में डाला तो वो पानी वहां पे डिस्प्लेस हो रहा है, वो इसको जगह छोड़ रहा है. तो फिर इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की एक एबिलिटी होती है, एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी जगह पे वापस आना चाहता है. जैसे बॉल डाली मैंने पानी में तो वहां जो पानी था वो अपनी जगह से हट गया क्योंकि वहां पे अब बॉल आ रही है. अब जो पानी अपनी जगह से हट रहा है तो उसकी टेंडेंसी होती है बेटा कि वो अपनी जगह पे वापस आ जाए. तो वापस आने के लिए बेटा क्या करते हैं कि वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो है ना, वो इस बॉल पे क्या करता है? अपवर्ड फोर्स डालता है. वी कॉल दैट एज अपवर्ड थ्रस्ट. क्यों डालता है बेटा? वो फ्लूइड चाहता है कि मैं अपनी जगह पे वापस आ जाऊं. तो उस चीज के लिए, उस प्रोसेस के लिए ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इस बॉल पे अपवर्ड फोर्स डाल रहा है, अपवर्ड थ्रस्ट डाल रहा है. एंड दैट अपवर्ड थ्रस्ट is called buoyant force. So before I discuss Archimedes principle, let me define buoyant force. So what is the definition of buoyant force? Yes, it is the upward thrust exerted by a displaced fluid. On a body. So what does that mean? अरे एक बॉडी बेटा, हाँ समझ आ रहे हो? यहां से देखो, वो जो बॉडी उस पानी में जा रही है, उस बॉडी ने पानी को डिस्प्लेस किया. वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, पूरा फ्लूइड नहीं, बल्कि वो जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो गया उसकी टेंडेंसी है कि मैं अपनी जगह पे वापस आ जाऊं. वापस आने की कोशिश में वो उस बॉडी को ऊपर लेता है. सो दिस इज द बायोंट फोर्स. नाउ क्वेश्चन इज कि एक बॉल पे, एक बॉडी पे कितना बायोंट फोर्स पड़ेगा? कितना पड़ेगा बेटा? बेसिकली क्या होता है, बायोंट फोर्स एक बॉडी पे, एक जो बॉडी आप उसमें डिस्प्लेस करवा रहे हो, इमर्स करवा रहे हो, उस पे कितना बायोंट फोर्स पड़ेगा? दैट आंसर लाइज इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडी ने कहा बेटा, जैसे आपने यहां पे बॉल ली और मान लो इस बॉल ने पानी को डिस्प्लेस किया, तो मसला ये है कि कितना अपवर्ड थ्रस्ट पड़ेगा. तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से वो ये कहते हैं कि इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जो इस बॉल ने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया बेटा, उस
डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जितना वेट होगा उतना ही अपवर्ड थ्रस्ट पड़ेगा। यानी कि मैं एक बॉल ले रहा हूं, उसने पानी को डिस्प्लेस किया, और जिस पानी को उसने डिस्प्लेस किया अगर आप उसका वेट ले रहे हो, वो वेट आपको मेजर करेगा buoyant force. So can I say that this last state is that, or this principal state is that buoyant force exerted on a body is always equal to weight of a fluid displaced. Weight of a fluid displaced by it. तो बेटा सिंपल है कि एक बॉडी पे अपवर्ड थ्रस्ट बायंट फोर्स कितना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा जो उसने डिस्प्लेस फ्लूइड किया है उस डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट कितना है. दैट मींस इफ मोर इज द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मोर इज द बायंट फोर्स. इफ लेस इज द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, लेस इज द बायंट फोर्स. सो बायंट फोर्स mathematically can be written as the weight of fluid displaced. Okay. And you know, according to the basic formula, weight, you know, it is equal to mg. So can I write it as mass of the fluid displaced multiplied by gravity? But you know, fluid mechanics mein, we don't deal with the mass, we deal with the density. So convert this mass into density. Can I say mass of the fluid displaced is equal to the volume of the fluid displaced multiplied by density of the fluid multiplied by gravity? I hope it is clear to you, because एक बार तो already आपने पढ़ा है. Clear? So mass is volume into density. कितना mass displace हुआ, that is equal to the volume of the fluid displaced multiplied by density of the fluid. But you know, बेटा लॉजिकल बात है, एक बॉल कितना पानी डिस्प्लेस करेगा वो डिपेंड करेगा ना उस बॉल का कितना वॉल्यूम पानी में है. तो मान लो मैंने बॉडी को पूरा इमर्स किया है, तो उसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कैन बी रिटन एज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. If entire body is immersed, then this VD can be replaced by the volume of the body. लॉजिकल बात है, एक फुटबॉल मैंने पूरे पानी में डाला, पूरा इमर्स किया, तो पानी कितना डिस्प्लेस हुआ, उस पानी का वॉल्यूम उतना ही होगा ना जितना उस फुटबॉल का वॉल्यूम है. सो वी डी इज रिप्रेजेंटेड बाय वी इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू सिग्मा इनटू जी. So what is the buoyant force exerted by a displaced fluid according to Archimedes' principle? V sigma G. V is the volume of the body immersed in a fluid. Sigma is the density of the fluid. G is the acceleration due to gravity. So Archimedes' principle is completed. Buoyant force is completed. Move to the Stokes law. बेटा आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एक चीज को इग्नोर कर रहे थे. किस किस को पता है कि किस चीज को इग्नोर कर रहे थे? यस, आई होप कि जो मैं जवाब सुनना चाहता हूं वही होगा. दैट इज एयर रेजिस्टेंस. लेकिन बेटा दोहई दोहई छन ईद आसान किया, दोहई मची ईद आसान. तो बेटा यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें एयर रेजिस्टेंस को फ्लूइड मैकेनिक्स में कंसिडर करना है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉल ले रहा हूं, इसका रेडियस कैपिटल आर है और दिस इज स्फेरिकल इन शेप. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, स्फेरिसिटी इसकी कंप्लीट, ये परफेक्ट स्फीयर है, सो इसलिए इसमें इसको सॉल्व करने में ज्यादा कन्वीनियंस होगी. तो स्टोक ने क्या किया, उसने एक स्फेरिकल बॉल ली और उसने इसको किसी फ्लूइड के थ्रू या एयर के थ्रू इसको, इट इज अलाउड टू फॉल थ्रू एयर और इट इज अलाउड टू फॉल थ्रू सम फ्लूइड. क्लियर?
and let the density of this ball is rho and density of this fluid is sigma. Clear? Now होगा क्या बेटा, when this ball will come in contact with this fluid, gravity की वजह से तो नीचे आ रहा है, but these fluid layers will exert the viscous force on this ball. You might remember, ये जो लेयर्स हैं फ्लूइड की, ये इस पे कौन सा फोर्स डालेंगे? अपोजिंग फोर्स, बिकॉज यू नो विस्कस फोर्स जो है ये क्या करता है? ईच लेयर tends to oppose the relative motion of adjacent layer. तो उससे क्या होगा? relative motion ultimately क्या होगा? ये जो रिलेटिव मोशन है ये आपस में अपोज होगी, तो उसकी वजह से जो ये बॉल है इस पे एक अपोजिंग फोर्स पड़ेगा. समझ आ रहा है? एंड दिस अपोजिंग फोर्स इज ड्यू टू द फ्लूइड. इज दैट क्लियर? वी ऑल्सो कॉल इट एज विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स. तो व्हाट इज विस्कस फोर्स? इट इज द अपोजिंग फोर्स exerted on a ball due to the viscosity of a fluid. क्लियर? फ्लूइड में विस्कोसिटी है, उस विस्कोसिटी की वजह से ये इस बॉल को अपोज कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स. सो स्टोक ने एक्सपेरिमेंटली देखा कि इस बॉल पे, इस स्फेरिकल बॉल पे जो विस्कस फोर्स होगा वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. वो फैक्टर्स क्या है? पहला फैक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा कहो या नीटा कहो. नीटा यू नो इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. Okay. Furthermore, it is directly proportional to the radius of the ball. More is the radius, more is the viscous force. Furthermore, viscous force is directly proportional to the speed of the ball. More is the speed of the ball, more is the viscous force. So बेटा, एक बॉल जितनी तेज नीचे जाएगी उतना उस पे viscous force भी ज्यादा पड़ेगा. So they take it as first, second and third, combining first, second and third, what you will get? Fv is proportional to neta rv, या Fv is equal to constant of proportionality times neta rv, and experimentally this k is 6 pi. So according to Stokes law, viscous force acting on a ball is equal to 6 pi neta rv. This is also called viscous drag. So खैर वहां नहीं जाएंगे. This is what Stokes law tells. Clear? Now, तो आपको पता लगा कि जो बॉल होती है बेटा उस पे जो विस्कस फोर्स होता है वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ बॉल पे, वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ बॉल पे. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टर्मिनल वेलोसिटी. ओके, सो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? तो बेटा हम एक बॉल ले रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज द विस्कस मीडियम लाइक एयर. इट इज डेंसिटी इज सिग्मा एंड द डेंसिटी ऑफ दिस इज रो. इट इज रेडियस इज कैपिटल आर, ओके, और स्मॉल आर. नाउ बेटा आप मुझे बताओ, when this ball is allowed to fall through a viscous medium, how many forces are acting on it? Yes. Can you tell me? There are 3 forces acting on it. You know what is the first force which is acting on it? That is the gravity force. बेटा वो नीचे की ओर होगा, right? Okay. Now बेटा जब ये फ्लूइड में जा रहा है इसमें क्या होगा? ये फ्लूइड को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा ना, और वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इस पे अपवर्ड थ्रस्ट डाल रहा है. किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में. यानी कि इस पे जो बेटा एक और फोर्स पड़ रहा है, वी कॉल दैट एज बायोंट फोर्स दैट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, Fb वेक्टर. And one more force which is acting on this ball is viscous force. बेटा जब बॉल इसमें आ रही है तो इस पे एक अपोजिंग फोर्स पड़ रहा है ड्यू टू विस्कोसिटी, एंड दैट ऑल्सो लाइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन. ना मुझे बताओ बेटा, जब ये बॉल नीचे नीचे जा रही है क्या बेटा ग्रेविटी फोर्स पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. सो इट रिमेन्स कांस्टेंट. अच्छा, क्या बायोंट फोर्स पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. क्या विस्कस फोर्स पे कोई असर पड़ेगा? हां पड़ेगा.
बेटा यू नो दैट जो विस्कस फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। बेटा जब इस बॉल पे ग्रेविटी फोर्स पड़ रहा है इट स्पीड्स अप, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो स्पीड के बढ़ने से विस्कस फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो इनिशियली क्या था, डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से ज्यादा था, लेकिन एक स्टेज आएगा जब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर आ जाएगा, और उस स्टेज पे इस बॉल पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। So what does that mean? When the ball is allowed to through the viscous medium, initially it speeds up. Initially it is total downward force is greater than the total upward force. लेकिन धीरे धीरे विस्कस फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो अपवर्ड फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन डाउनवर्ड फोर्स कांस्टेंट है। तो एक स्टेज आएगा जब दोनों फोर्सेस बराबर आ जाएगी, तो उस टाइम मैं क्या कहूंगा, उस टाइम इस बॉल पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। लेट अस मूव द सेकंड लॉ। यू नो व्हेन अ बॉडी when the net force experienced by a ball is zero, then acceleration is zero. When the acceleration is zero, then the body moves with the constant velocity. नजर रखो बेटा, पहले बॉडी स्पीड अप हो रही है, मान लो यहां पे इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 16। जब ये 16 पे पहुंचा तब टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स बराबर आ रहा है, यानी कि नेट फोर्स जीरो बन रहा है। अब मुझे बताओ क्या फर्दर स्पीड बढ़ेगी? यहां पे नहीं बढ़ेगी। अब मुझे बताओ अब ये किस स्पीड से नीचे जाया करेगा? नाउ इट विल कंटिन्यूअसली मूव विद द स्पीड ऑफ 16 और 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पहले 10, 15, 20, 25 के बाद अगर टोटल फोर्स या नेट फोर्स जीरो बन रहा है, देन इट विल कंटिन्यूअसली मूव डाउनवर्ड्स विद द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस मैक्सिमम वेलोसिटी attained by a ball when it is allowed to fall through a viscous medium is called a terminal velocity. अरे बेटा terminal velocity वो constant velocity है जो एक बॉल अटेन करेगी जब इस पे जो नेट फोर्स पड़ेगा वो जीरो बनेगा। समझ आ रहा है? सो लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट, देन वी विल मेक ए डेरिवेशन। सो इट इज द मैक्सिमम velocity attained by a ball when it is allowed to fall through a viscous medium. This is the simplest definition of terminal velocity. बॉल एक मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेन करेगा ताकि उसके बाद इसकी फर्दर स्पीड अप ना हो, और ताकि वहां पे जो नेट फोर्स होगा उसके बाद वो उस बॉल पे जीरो होगा। नाउ लेट अस मेक इट इज डेरिवेशन। मुझे बताओ बेटा, जब ये बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करता है, शाबाश, तब टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स बराबर आ जाता है। सो व्हाट डज दैट मीन? viscous force plus buoyant force. When a body attains the terminal velocity, total upward force is equal to the total downward force. Now listen to me. What is the formula for viscous force? Yes. What is the formula? 6 pi. अगर magnitude खाली लिया जाए, neta RV. But V, you know, it is terminal velocity. I will represent it by VT. Plus What is the buoyant force on the ball? अरे अभी पढ़ा आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। buoyant force की जो फॉर्मूला है that is V sigma G. V is the volume of the ball immersed in a fluid, sigma is the density of fluid, and G is acceleration due to gravity. So मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? V sigma G equals to gravity force. You know gravity force is mg. mg. Okay, let us solve it further. तो क्या लिखेंगे बेटा? 6 pi neta r vt प्लस, यस, प्लस क्या आएगा? जो यहां पे है v सिग्मा g
V सिग्मा G इक्वल्स टू mg। बेटा m है मास ऑफ द बॉल, ये भी बेटा कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में। सो शैल आई राइट इट इज V वॉल्यूम ऑफ द बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉल इनटू ग्रेविटी। देखो बेटा ये mg है, दिस इज द मास ऑफ द बॉल, सो मास ऑफ द बॉल कैन बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ द बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉल। सो वही मैं बेटा यहां पे कर रहा हूं, v रो g। तो बेटा क्या करेंगे, 6 पाई नीटा r v t इक्वल्स टू v सिग्मा g को यहां ले जाओ, v g कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा रो माइनस सिग्मा, राइट। आई थिंक दैट आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट। हाँ, इतना तो आता है ना, बेसिक मैथ है। इसको इधर लाया, वी जी को कॉमन निकाला। अच्छा बेटा, तो 6 पाई नीटा आर वी टी। अरे बेटा 5 मार्क्स का सवाल ये आता है बोर्ड में टर्मिनल वेलोसिटी का, यू कैन चेक इट। सो इक्वल्स टू दिस v इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, एंड आई टोल्ड यू that for the sake of convenience we assume that the ball is spherical in shape, and what is the volume of the sphere equal to 4/3 pi r cube into g rho minus sigma, clear? So pi and pi will cancel out, clear? 2 2s are 4 into 3 is 6. Let me change its color. तो फिर यहां पे एक आर और इसमें से एक आर कैंसल हो जाएगा, तो वी टी जो है बेटा वो किसके बराबर आएगा, शाबाश, वी टी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 भी नीचे आएगा, ये बनेगा 9, 2/9, इसमें से एक आर कट गया, आर स्क्वायर, यस, फिर रो माइनस सिग्मा जी, और बेटा ये नीटा नीचे आएगा, नीटा नीचे आएगा। सो व्हाट इज द डेराइवेशन, व्हाट इज द फाइनल डेराइवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी? इट इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाय नीटा, राइट? So this is the formula for terminal velocity. So इंशाल्लाह मैं जो next topic इंशाल्लाह next lecture में जो discuss होगा, that is equation of continuity, flows, types of flows, वो next lecture में हम इंशाल्लाह discuss करेंगे, ठीक है? तो आप तब तक इन topics को अच्छे से watch करो। अस्सलाम वालेकुम।